वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और शानदार लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग 351 क्वेश्चन पे पहुंच गए। अगर इससे पहले आपने नहीं देखे तो उसको भी प्लीज़ फॉलो करिए, बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सारे टॉपिक को एमसीक्यू के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। आप खुद एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे ये चीज़। चलिए, तो इदुक्की डैम, माता टीला, नागार्जुन सागर, पोचमपाद, मिलाइए इसको भाई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को। तो इदुक्की डैम कहाँ है? परियर नदी पे बना हुआ है केरल में भाई। इदुक्की डैम कहाँ? परियर में। माता टीला बेतवा नदी पे बना हुआ माता टीला बांध। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, पोचमपाद गोदावरी नदी। ठीक, तो ये आंसर हो गया आपका, सी हो जाएगा। इसके बाद फिर से डैम और राज्य, जैसे फरक्का डैम कहाँ पे बना हुआ? वेस्ट बंगाल में है भाई फरक्का डैम। ये बचपन से मतलब पढ़ते आ रहे होंगे, एनसीईआरटीज वगैरह में पढ़ा होगा। और घाटप्रभा डैम, ये कर्नाटक में है घाटप्रभा डैम। हीराकुंड उड़ीसा हो गया। हीराकुंड कहाँ हो गया? उड़ीसा हो गया। और ककरापारा आपका क्या हो गया? गुजरात हो गया। ठीक, ककरापारा गुजरात, तो इस ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तुलबुल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तुलबुल पावर प्रोजेक्ट किस नदी से संबंधित है? तुलबुल प्रोजेक्ट तो झेलम नदी से संबंधित है। तुलबुल प्रोजेक्ट किससे? झेलम रिवर से। उसके बाद कह रहा है कल्पसार प्रोजेक्ट, जो कि फ्रेश वाटर रिजर्वायर, ये कहाँ पे है? कल्पसार प्रोजेक्ट, तो कल्पसार प्रोजेक्ट है आपका गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो कल्पसार गुजरात और तुलबुल आपका झेलम नदी। कल्पसार गुजरात, तुलबुल झेलम। फिर कह रहे हैं किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? सुईल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है? तो इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरओ के ना, जो थोड़ा अलग होते हैं। सुईल रिवर प्रोजेक्ट हिमाचल में चल रहा है। कहाँ पे? हिमाचल में। फिर ये पावर प्रोजेक्ट और ये स्टेट के बारे में प्रश्न दिया है, कौन सा कह रहा है सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे देखो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। जैसे शिव समुद्रम है, ये कर्नाटक में है ना, शिव समुद्रम कर्नाटक में। इंग्लिश वाले ऑप्शन थोड़े गलत हो गए, इनको हटा दो। जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, गांधी सागर एमपी, शिव समुद्रम कर्नाटक, न कि केरल। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको ये बताना है। नागल डैम, सरदार सरोवर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। तो भाखड़ा नागल डैम किस पे बना हुआ है? सतलज नदी पे। ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा पे। ठीक है। नागार्जुन सागर हज़ारों बार हम लोग अभी कर चुके हैं, कृष्णा नदी पे बना हुआ है ये। हीराकुंड महानदी। ठीक, फिर से मैचिंग करनी। देखो सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपके एमसीक्यू के थ्रू ही कवर हो जाएंगे। रिहंद, रानी लक्ष्मीबाई, टेहरी डैम, रामगंगा। तो रामगंगा प्रोजेक्ट तो रामगंगा। टेहरी डैम भागीरथी पे बना है। तो डी का 1 सी का 2 कहाँ दिख रहा है? डी का 1 सी का 2 इन दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट की बात करें अगर, तो ये कहाँ बन रहा है? रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट, तो ये बेतवा नदी पे है। और रिहंद प्रोजेक्ट सोन पे हो गया, यानी 358 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी पे बन रहा है? तो अभी ऊपर मैंने आपको बता दिया, बेतवा नदी पे बन रहा है। किस पे? बेतवा नदी पे। इसके बाद कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती, इंदिरा गांधी कैनाल, नागार्जुन सागर, उकाई। तो बताओ, है एकदम आसान प्रश्न ये भी कि नहीं? ऊपर क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, नागार्जुन सागर कृष्णा पे है ना। तो दुलहस्ती डैम परियोजना चेनाब। ठीक, इंदिरा गांधी कैनाल सतलज, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर, और उकाई ताप्ती रिवर। ठीक, फिर से देखिए रिजर्वायर और स्टेट पे बेस्ड सवाल है। भद्रा, भवानी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। तो इनमें से 2 अभी आप ऊपर कर चुके हो, है ना। 2 अभी आप कौन कौन से कर चुके हो? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर मिला लो। देखो गांधी सागर एमपी में कर दो और राणा प्रताप सागर राजस्थान हो गया। ठीक, गांधी सागर कहाँ हो गया? एमपी, और राणा सागर कहाँ हो गया आपका? राजस्थान। और भद्रा हो गया आपका कर्नाटक, भवानी सागर हो गया तमिलनाडु। ठीक, भद्रा कर्नाटक, भवानी सागर तमिलनाडु। तो 361 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रिवर वैली प्रोजेक्ट फिर से देखिए, तिलैया, पंचेट, राणा प्रताप सागर, माता टीला डैम। तो देखो 1-2 भी अगर याद होंगे ना तो मिलान में आराम से आ जाएगा। माता टीला बेतवा पे है ना। राणा प्रताप सागर अभी बताया आपको चंबल पे है। और आर से राणा, आर से राजस्थान है ना, चंबल पे है। तो सी में 2, डी में 4 कहाँ है? छांटो देखो, सी में 2 तो है पर डी में 4 नहीं है। ये देखो सी में 2, डी में 4, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तिलैया डैम हो गया बराकार रिवर, पंचेट डैम हो गया आपका दामोदर। ठीक है, पंचेट क्या हो गया? दामोदर। कोल डैम प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कोल बांध परियोजना का निर्माण कहाँ पे हो रहा है भाई? कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पे हो रहा है। कोल डैम प्रोजेक्ट का निर्माण कहाँ पे? सतलज में। अगला देख लेते हैं, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया।
तो किसने लिखा है भारतीय कृषि का इतिहास? ये लिखा है एम एस रंधावा द्वारा, एम एस रंधावा। पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव, इन्होंने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव। डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी स्मॉल एग्रीकल्चरल रीजन, तो इन्होंने कितने मतलब क्षेत्रों में बांट दिया कृषि को? 60 क्षेत्रों में बांट दिया, 60 लघु कृषि क्षेत्रों में, है ना। सिर्फ डायरेक्ट ये 60 याद रखो। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, यानी ड्राई जोन ऑफ इंडिया हैज़ अ प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन इकोनॉमी, बिकॉज इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, बिकॉज इट हैज़ लार्ज पोटेंशियल फॉर सेकेंड रेवोल्यूशन। यानी जो भारत का ड्राई जोन है वो एग्रेरियन इकोनॉमी पे है, क्योंकि उसमें क्षमता है ग्रीन रेवोल्यूशन करने की। तो कौन सा सही होगा इसका? इसका देखिए दोनों सही है, पर ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि यार ड्राई जोन में ना लो रेनफॉल है, मानसून पैटर्न पे ही पूरा रिलाई करते हैं, इरिगेशन की भी लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये कारण हो जाएगा इसका। चलो अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहे हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश करी गई थी? तो 1960 में करी गई थी फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना। कब? 1960 में। और ये कहाँ पे करी गई थी? तो ये उत्तराखंड में करी गई थी। जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा, जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, पंतनगर में, इसलिए जीबी पंत। अगला है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की भूमिका काफ़ी रही है, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रही है उसने एक बहुत क्रूशल रोल निभाया ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनटू मॉडर्न साइंटिफिक वन, बिकॉज इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। इट डिड नॉट इन्वॉल्व मच ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट। तो कौन सा सही होगा इसका? दोनों देखिए अपनी अपनी जगह सही है, पर ये उसका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन भाई आपको पता है ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मेजर रोल में गाया, पर उसका कारण ये नहीं है कि उसका कॉस्ट कम है, कॉस्ट तो ज़्यादा ही आएगी इसमें। पर हाँ, इट डिड नॉट इन्वॉल्व मच सोशल कॉस्ट, ये ठीक है, पर ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर? तो ये स्टेटमेंट सही किया जा सकता है आराम से। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भूजोत का छोटा आकार, है ना। यानी लो प्रोडक्टिविटी का कौन सा कारण नहीं है इनमें से? तो इनमें से लो प्रोडक्टिविटी का कारण कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि नहीं है, इससे तो और बढ़ती है वो, है ना। बाकी ये सब है, ठीक है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है भाई? भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जीविकोपार्जन का साधन, यानी मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए। कह रहे हैं निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? तो ढैंचा, सनई, लोबिया, ग्वार, इनमें से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ये होती है काउपी या लोबिया में, ठीक है। अगला देखते हैं, नई सुधारी नई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। इन न्यूली इम्प्रूव्ड अराइड लैंड द क्रॉप सुटेबल फॉर ग्रीन मैन्योर इज, यानी नई सुधारी नई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ढैंचा। क्या हो जाएगा? ढैंचा। तो ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड सवाल है ना, एग्रीकल्चर पे। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, बैलेंस फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू। तो संतुलित जो है हम उर्वरक कहाँ पे प्रयोग करते हैं? ये करते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, या खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, या भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। तो तीनों ही ठीक है ना। बैलेंस वे में फर्टिलाइजर यूज करोगे तो ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है इन सदर्न इंडिया। द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दक्षिण भारत में कहाँ पे होती है? तो ये होती है तमिलनाडु के कॉस्ट पे। कहाँ पे? तमिलनाडु के कॉस्ट पे, ठीक है। कोरोमंडल कॉस्ट कह सकते हो आप एक तरह से। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य, यानी रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेंसेस एबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, है ना, जो वापस से उसका इस्तेमाल कर लेता है, उसमें सबसे टॉप पे कौन है? उत्तर प्रदेश हमारा प्यारा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पाइनियर इन इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लगाने में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे पंजाब ही रहता है ना। तभी आप देखेंगे पंजाब के किसान बहुत ज़्यादा सक्षम है। घरों में थार वार तो उनकी कॉमन है एक चीज़।
चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। हरित खेती में सन्निहित है ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व। क्या भाई हरित खेती में क्या क्या आता है, तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए इसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एम्फेसिस ऑन हॉर्टिकल्चर, यानी जैविक खेती में एवं बागवानी पर जोर। बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। समेकित कीट प्रबंधन यानी पेस्ट मैनेजमेंट। समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन यानी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। चौथा, खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो देखो ग्रीन एग्रीकल्चर में ये आएगा, है ना। तीसरा, कीट प्रबंधन भी, पोषक पदार्थ भी मिले और प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रबंधन हो जाए, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका। एग मार्क क्या होता है भाई, अब देखते हो एग मार्क लगा होता है किसी भी प्रोडक्ट में, अगर तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है गुणवत्ता गारंटी की मोहर, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, है ना, क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है एग मार्क। अगला देखते हैं, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन। कौन लाया भैया सदाबहार क्रांति भारत की कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कहा जाता है उसी को कहोगे, एम एस स्वामीनाथन द्वारा। हरित क्रांति किससे संबंधित है, ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू मिलेट, पल्स, व्हीट या ऑयल सीड, यानी मोटे अनाज, दलहन, गेहूं या तिलहन। तो गेहूं से संबंधित है ये, किससे, गेहूं से। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज हाईएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है व्हीट को। किसको हुआ है, व्हीट को, गेहूं को। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था भाई ग्रीन रेवोल्यूशन में, यील्ड पर हेक्टेयर इतनी ज़्यादा हो गई थी, मतलब बहुत बढ़िया प्रोडक्टिव हुई थी, 2000 किलो पर हेक्टेयर, है ना, कितना, 2000 किलो पर हेक्टेयर। फिर कह रहे हैं मैचिंग करनी है, फूड प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, फिशरीज, फर्टिलाइजर और ये रेवोल्यूशन। तो ये आप सभी को पता ही है, मैं नहीं बताऊंगा इसको, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आप सभी को पता होगा। अगला देख लेते हैं, पिंक रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति प्याज या अनियन से संबंधित है, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये रेवोल्यूशन है और ये किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो जैसे सुनहरी यानी गोल्डन कृषि हॉर्टिकल्चर, वाइट मिल्क, ब्लू पोल्ट्री, ग्रीन एग्रीकल्चर। तो बहुत ही आसान है, नीली कृषि आपको पता है मछली, फिशरीज के लिए आई थी। कौन एक रबी की फसल है, रबी क्रॉप कौन सी है, तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, एक तो रबी और दूसरा खारिफ और एक तीसरा जैद, है ना। पहले चलो इनमें से आप बताओ रबी की क्रॉप कौन सी है, फिर मैं आपको तीनों बता दूंगा अभी। तो इनमें से रबी की क्रॉप है मस्टर्ड, सरसों। तो सबसे पहले समझ लो राबी की जो क्रॉप होती है ना, कौन सी, राबी की जो क्रॉप है वो हम क्या करते हैं मेनली सितंबर अक्टूबर में, या बोएंगे सर्दियों में कह सकते हो आप, है ना। सर्दी से गर्मी चलती है, यानी मार्च अप्रैल में काटते हैं। अब गेहूं की कटाई यही गर्मियों में होती है, तो वीट हो गया यहाँ पे, है ना, बारले हो जाता है, मस्टर्ड यानी सरसों आ जाता है यहाँ पे, और ग्राम आ जाता है, ये सब आते हैं भाई, है ना। तो राबी कह सकते हो सर्दी से गर्मी, सर्दी में बो गर्मी में काटो, सर्दी में बो गर्मी में काटो। खारिफ क्या करते हैं भाई, गर्मी में बोते हैं सर्दी में काटते हैं, जैसे चावल कह सकते हो, राइस है, कॉटन है, बाजरा है, मेज़ है, ये सब आपका खारिफ क्रॉप है। जैद तो यही गर्मी में खीरा खाकर तरबूज खाते हो ना, ये वही है जो अप्रैल मई जून में उगाई जाती है, ठीक है, याद रखना भाई, राबी खारिफ। माही सुगंधा इज़ अ वैरायटी ऑफ, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है, तो एग्रीकल्चर और साइंस का लिंक करके सवाल पूछा गया है, तो ये चावल की है प्रजाति, राइस की है, ठीक है, माही सुगंधा। मैक्रोनी व्हीट इज मोस्ट सुटेबल अंडर व्हाट कंडीशन, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थिति में रहता है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किस परिस्थिति में रहता है, असिंचित परिस्थितियों के लिए या रेनफेड कंडीशन के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट सुटेबल रहता है, अगर असिंचित परिस्थिति है, रेनफेड है, फिर बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। राज 3077 एक प्रजाति है, तो राज 3077 इज़ अ वैरायटी ऑफ, तो ये किसकी प्रजाति है, राज 3077 3077। तो इसके लिए गेहूं पे टिक करोगे आप, गेहूं की प्रजाति है ना। तो एग्रीकल्चर के 4-5 सवाल आते हैं इस तरह के, जो इन्हीं में से काम हो जाएगा आपका। पूसा सिंधु गंगा, ये किसकी वैरायटी है, पूसा सिंधु गंगा, तो ये वीट या गेहूं की वैरायटी है, पूसा सिंधु गंगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज ऑफ व्हीट क्रॉप, इनमें से गेहूं की फसल का रोग कौन सा है,
तो इनमें से गेहूं पे लगता है रस्ट रोग। कौन सा रोग लगता है? रस्ट रोग लगता है गेहूं पे। तो एक ये टॉपिक ज़रूर आज मेरा एक नोट कर लो, चाहे तो बताना, मैं इस पर एक वीडियो दे दूंगा। क्रॉप और उनमें लगने वाले रोग है ना, यानी फसल और उनमें कौन सा रोग होता है, इसको आज आपको करना। प्लीज़ इस पॉइंट को नोट करिए। आप लोग कहेंगे तो मुझे रिमाइंड करिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो ही दे दूंगा सीधा, है ना। बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर नहीं करना है तो आप खुद से ही कर लीजिएगा, आपके पास टाइम हो, आप अपना रिसर्च करके उसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल्याण सोना जो है ये किसकी किस्म है? कल्याण सोना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये किस्म है आपकी व्हीट या गेहूं की। कल्याण सोना किसकी है? गेहूं की है, ठीक है। फिर कह रहा है ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो बीज का क्रॉस है? ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रिटिकेल किन दो के बीच का क्रॉस है? तो ये है आपका व्हीट एंड राई, गेहूं और राई के बीच का, है ना। ट्रिटिकेल गेहूं और राई के बीच का। धान की उत्पत्ति हुई है, राइज ओरिजिनेटेड इन। तो धान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है भाई? तो धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में। कहाँ पे हुई है? साउथ ईस्ट एशिया में हुई है। कौन सी एक खारीफ की फसल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारीफ क्रॉप। तो अभी मैंने आपको खारीफ और राबी का एग्जाम्पल दिया है ना, तो इसका कमेंट बॉक्स में चाहे तो आप उत्तर दे भी सकते हो, पर आप लोग आलसी हो, दोगे नहीं, मुझे ही बताना पड़ेगा। सोयाबीन जो है ये खारीफ क्रॉप होगी इनमें से, है ना। बाकी मस्टर्ड ये सब राबी हो जाएंगे। इनमें से कौन सी खारीफ की फसल नहीं है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारीफ क्रॉप। तो बहुत आसान हो गया। राबी की कौन सी है ये बताना है, सिंपल सा, है ना। खारीफ की नहीं है मतलब राबी की है, तो मस्टर्ड हो गया, है ना। मस्टर्ड क्या हो गया? राबी क्रॉप हो गई। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खारीफ की फसल नहीं है? फिर से बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारीफ क्रॉप। तो एक एग्जाम्पल जरूर आपका ही पूछा जाता है। तो खारिफ और राबी, इसके अच्छे से सारे एग्जाम्पल एक बार लर्न कर लेना, प्लस दूसरा उनमें होने वाले रोग कौन सी फसल में होता है। ये दो टॉपिक अगर कर लोगे तो 2 सवाल पा सकते हो आप इसमें से, है ना। तो प्लीज़ इसको नोट कर लो, इनको कर लीजिएगा एक बार। तो ग्राम जो है ये राबी की फसल है ना, खारिफ की नहीं है ग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। अब इनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, मतलब कौन से भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों में क्रॉप ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, है ना। और यहाँ पे फसलों में से कौन एक भारत प्रमुख खाद्यान्न है, तो इसको सही कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया पूछेगा अगर, तो क्या बताओगे? राइस बताओगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो अभी बताया राइस ही हो जाएगा ना, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कौन लेता है? राइस ही लेता है, ठीक है। अगला, भारत में चावल की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ पे होती है इनमें से? लार्जेस्ट जो राइस कल्टीवेशन है ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। तो लार्जेस्ट एरिया राइस कल्टीवेशन में वेस्ट बंगाल है ना। कौन है? वेस्ट बंगाल है। कई जगह आपको उत्तर प्रदेश लिखे हो, पर लेटेस्ट अपडेट में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल ही आएगा, है ना, राइस के कल्टीवेशन में। और प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे ही आएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, क्योंकि यूपी जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अगला है जया, पद्मा, कृष्णा। ये किस खाद्यान्न की उन्नत किस्में है? जया, पद्मा, कृष्णा। तो ये किसकी किस्में है? जया, पद्मा, कृष्णा राइस की है। किसकी है? राइस की है, ठीक है। उसके बाद पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। पूषा सुगंधा 5 इज एन एरोमेटिक वेराइटी ऑफ। तो ये किसकी है? अभी मैंने ऊपर बताया था ये आपको, ये किसकी वैरायटी है? राइस की हो जाएगी, ठीक है। पूषा सुगंधा 5 राइस की वैरायटी है। ये थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा। एक टॉपिक मैंने जो अभी बताया, एक नोट कर लो आप। एक तो खारिफ और राबी की फसलों के एग्जाम्पल सारे, और फसलों में लगने वाला रोग, और टाइप ऑफ ये जो आते हैं ना वैरायटी, राइस है, व्हीट है ग्राम में, इनसे क्या है ना, एक एक दो दो प्रश्न आने की संभावना रहती ही रहती है। ये सिलेबस के पॉइंट है क्योंकि, तो ये 3 पॉइंट नोट कर लो एक बार, ठीक है। अब जैसे बरानी दी पिज़्ज़ा वैरायटी हो, तो ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, है ना। इनमें से ही फंस सकते हैं, पर आपको लर्न करने पड़ेंगे इन्हीं को ही अच्छे से। तो बरानी दीप ये पैडी यानी धान की जो है वैरायटी है। बरानी दीप किसकी? धान की है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। तो हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है बासमती राइस की? तो ये है आपकी पूसा RH10। कौन सी? पूसा RH10। इन इंडिया राइस इज कल्टिवेटेड इन द एरिया हैविंग ओवर। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी है, यानी राइस के लिए कितनी रेनफॉल चाहिए होती है हमें। तो राइस के लिए 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। कितनी? 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होगी। और देखिए आपको पता है राइस हम लोग कब काटते हैं? सर्दियों के टाइम काट लेते हैं, तो उगाने के टाइम 20-25 टेम्परेचर, ठीक है। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन मेनली इन द इरीगेटेड एरिया ड्यूरिंग जायद, है ना।
तो ज़ैद फसल आपको अभी बता ही चुके हम लोग गर्मियों में कौन कौन सी होती है, मूंग उड़द ये सब भी है। जो सिंचित क्षेत्र है तो मूंग उड़द वगैरह आप उगा सकते हो, ठीक है, मूंग और उड़द। कॉटन फाइबर ऑप्टेन, कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? ये एग्रीकल्चर, देखिए इंडियन ज्योग्राफी करिए, एग्रीकल्चर करा, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, प्लीज़ इनको ही करिएगा अच्छे से। बहुत सवाल आपको इसी से देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो कपास के रेशे हमें उसके बीजों से मिलते हैं, शीट से प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर आता है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? विच इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन, ठीक। विच इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है शक्कर नगर इज एन इंपॉर्टेंट शुगर प्रोड्यूसिंग सेंटर हो। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। कहाँ पे भैया ये शक्कर नगर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला है कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन कहलाता है भाई? तो भारत के शक्कर का प्याला हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश को, है ना। किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को। और वहीं राइस बाउल पूछ लिया कि राइस बाउल ऑफ इंडिया ये हम किसको कहते हैं? तो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है यानी आंध्र प्रदेश, उसको कहते हैं राइस बाउल ऑफ इंडिया। फर्स्ट शुगर मिल भारत में 1903 में सेट करी गई थी। पहले तो ये ईयर भी आपको याद रखना होगा, जैसे एग्रीकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी 1960 में उत्तराखंड में लगी थी ना, पंतनगर में भी बताई थी। ऐसे ही फर्स्ट शुगर मिल 1903 में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतापपुर में। कहाँ पे? प्रतापपुर में। और यह है कहाँ? प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश में, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलो अगला है विच फैक्टर हैव फैसिलिटेटेड द लोकेशन शिफ्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता दी कि नॉर्थ से सब शिफ्ट हो गया साउथ की तरफ? क्या कारण रहा उसका, ये आपको बताना है। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन यानी पर एकड़ हायर यील्ड ऑफ शुगर केन, ज़्यादा उगाई होना। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, हायर सुक्रोज कंटेंट। और पेराई का अधिक लंबा मौसम यानी लॉन्गर क्रशिंग सीजन। सस्ता श्रम, चीप लेबर। तो क्या सही उत्तर होना चाहिए? देखिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, है ना। चीप लेबर तो नहीं, लेबर कॉस्ट तो महंगी होगी। बाकी ये तीनों कारण हैं जो दक्षिण के गन्नों में रहते हैं, तभी महाराष्ट्र वगैरह में चीनी मिलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से, बढ़ने के साथ साथ सबसे ज़्यादा ही है आई गेस। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? येलो रेवोल्यूशन, तो अभी देखा ना, ऑयल सीड प्रोडक्शन से। आप कंफ्यूज हो सकते थे यहाँ दालों से, पर ऑयल सीड के लिए था ये। अगला देखते हैं वरुणा प्रजाति किसकी है? वरुणा किसकी है भाई? सरसों, अलसी, सूरजमुखी या तिल की? तो लिंसिड या अलसी की है वरुणा प्रजाति। किसकी है? लिंसिड या अलसी की? नहीं, एक सेकंड, लिंसिड की क्यों? मस्टर्ड होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, मस्टर्ड की है ना, कभी कभी भूल जाता है दिमाग से। वरुणा इज़ अ वेराइटी ऑफ मस्टर्ड, सरसों की वेराइटी होगी, ठीक है। चलिए अगला है पूसा बोल्ड किसकी है भैया? एक प्रजाति। तो इतनी आपको प्रजातियां बता दी हैं, इन्हीं में से अगर आप नोट करके लर्न कर लोगे, इन्हीं में से फंसेगा आपको। तो पूसा बोल्ड भी सरसों की हो जाएगी, मस्टर्ड, ठीक है। तो मस्टर्ड की वरुणा और एक पूसा बोल्ड, वरुणा और पूसा बोल्ड ये दोनों ही मस्टर्ड की है। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता निम्न में से किस फसल में होती है? विच कल्टीवेशन रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम? अधिक मात्रा की आवश्यकता किस फसल में होती है जिप्सम की, बताइए। तो ये होती है हमें मूंगफली की खेती में जिप्सम की ज़्यादा मात्रा चाहिए होगी। किसकी? मूंगफली, ग्राउंड नट की कृषि में। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ। तो कौशल किसकी प्रजाति है भाई? कौशल प्रजाति है आपकी ग्राउंडनट की या मूंगफली की, ठीक। कौशल किसकी है? ग्राउंडनट या मूंगफली। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट? तो इनमें से सबसे ज़्यादा तेल कंटेंट किस में देखने को मिलेगा आपको? ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम में। तो सबसे ज़्यादा तेल की क्वांटिटी सीसम या तिल में होती है, सीसम या तिल में, ठीक है। फिर कह रहा भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। इंडिया शॉर्टेज ऑफ पल्सेस बट नॉट प्रोटीन बिकॉज देयर इज़ अ प्रियोरिटी इन डिमांड ऑफ पल्सेस। दालों की मांग की वरीयता है। देखिए दालों की कमी नहीं है हम, क्योंकि जितना हम उगाते हैं उतना कंज्यूम भी कर लेते हैं, और इवन हमें इम्पोर्ट भी करनी पड़ जाती है, इतना दाल कंज्यूम करा जाता है ना, क्योंकि देयर इज़ अ प्रियोरिटी इन डिमांड। बिल्कुल सही है, ये एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए शॉर्टेज हो, इंडिया शॉर्टेज ऑफ पल्सेस, है ना। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? विच न्यूट्रिएंट इज कंसीडर्ड इसेंशियली फॉर ग्रोइंग पल्स क्रॉप? तो क्या न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है इस दलहनी कृषि के लिए? कोबाल्ट की, है ना।
दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कोबाल्ट चाहिए होगा। देखिए सब आप कॉमन है यार, दाल आप कहीं भी ढाबे जाओगे, रेस्टोरेंट जाओगे, दाल मस्ट होती है खाना, बिना उसके खाना पूरा नहीं माना जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये किस में है, कौन सा सही नहीं है। जैसे नीलम अरहर और चंद्रा ग्राउंडनट और लेंटिल की पंत L406 मस्टर्ड वरुणा। तो यहाँ पे देखिए जो नीलम है ये आम होता है, नीलम है ना आम की प्रजाति है, नीलम मुख्य रूप से आम की एक वैरायटी होती है वैसे, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी ग्राउंडनट चंद्रा, पंत L406 मशहूर, सरसों वरुणा अभी पढ़ी आपने। अगर दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात क्या है, बैलेंस फर्टिलाइजर रेशियो फॉर लेग्यूम क्रॉप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैलेंस फर्टिलाइजर रेशियो क्या है लेग्यूम क्रॉप का, और या NPK क्या है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। तो बैलेंस तो यही है भाई, 1:2 यूज़ करा जाता है ना लेग्यूम क्रॉप के लिए NPK। तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाएगा, पर अगर आप करंट को फॉलो करेंगे तो ये कर सकते हैं ना, करंट वगैरह में न्यूज़ में ये बजट वगैरह में आता रहता है, ठीक है। तो 1:2 NPK बैलेंस फर्टिलाइजर लेग्यूम क्रॉप, रट लो इसको। अरहर का जन्म स्थान क्या है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अरहर, कहाँ से शुरुआत हुई अरहर की, तो भारत से हुई है, ठीक है। इसके बाद है मालवीय चमत्कार इज अ वैरायटी ऑफ, मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है भैया, तो ये किसकी है, अरहर की ही प्रजाति है मालवीय चमत्कार, अरहर की। चलो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो वही है, प्रजातियां हैं इनमें से आपकी अरहर, बार्ले, ग्राम, पैडी। तो यहाँ पे देखिए अपर्णा ग्राम की भी मानी जाती है और भिंडी की भी मानी जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि ये दोनों वैरायटी तो गेहूं की है भाई, PVW 343 और NW 104, और अरहर बहार की भी मानी जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो यहाँ पे, और कई जगह आपको ग्राम अपर्णा दिखेगा पर वो माना नहीं गया क्योंकि अपर्णा भिंडी की प्रजाति मानी गई है मेनली, ठीक है। तो ऑफिशियली ए माना गया इसका आंसर, तो आप इसको ए मान के चलेंगे, ठीक है। तो आपका कन्फ्यूजन ना हो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो देखो फिर से बहार इज़ अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ, तो बहार अभी हमने ऊपर देखा ना किसकी वैरायटी इनमें से, तो यहाँ पे देखो आपको फिर कन्फ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी कि अभी सर आपने ऊपर बहार अरहर का बता दिया है, तो बिल्कुल सही बताया, अरहर का ही आप टिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं फिर से, ठीक है। द लीफलेस वैरायटी ऑफ पी, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी होती है, तो मटर की कौन सी पत्ती विहीन प्रजाति है, अभी देखो अपर्णा है ना, अपर्णा यानी चना जो कह सकते हो, है ना, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है अपर्णा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, विच इज करेक्टली मैच, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क, मलबरी सिल्क और तशार सिल्क। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले ये समझो, जैसे ये तशार सिल्क जो है ये मेनली आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, कर्नाटक में नहीं। और एरी सिल्क की बात करें तो ये एरी सिल्क असम, ठीक है, बिल्कुल असम है, मेघालय, यहाँ पे होता है। और मूंगा सिल्क जो है अरुणाचल नहीं होगा, यहाँ पे भी आप असम कर सकते हो, और मलबरी में आप कर्नाटक वगैरह कर सकते हो, है ना। तो ये रिसेंट में जो आपका एग्रीकल्चर डाटा मैंने कराया उसमें इसको कवर कराया, आप एक बार उसको डिटेल में देख लीजिएगा। चलो अगला देख लेते हैं, मूंगा इज अ सच वैरायटी ऑफ सिल्क विच इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया इन द होल वर्ल्ड। तो अभी देखो मूंगा प्रजाति मैंने ऊपर आपको बताई ना, असम में, कहाँ पे इनमें से आप टिक करोगे, असम में, ठीक है। तो 429 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो इसकी स्थापना करी गई है 1984 में, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984। फिर कह रहा भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, कारण भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है भाई, सबसे ज़्यादा पी जाती है, तो ये तो गलती हो गया, आपको लग रहा होगा, लग क्या रहा होगा, है ही है ना भाई, कितनी ज़्यादा चाय पी जाती है सुबह उठते ही, तो ए सही है, आर गलत। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अपशिष्ट होगी, इन एन एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड द स्लोप इज हिली हुज कल्टिवेशन वुड बी आइडियल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चाय हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है भाई, ग्रीन गोल्ड इज अ वैरायटी ऑफ, तो ग्रीन गोल्ड इनमें से किसकी किस्म होगी, ग्रीन गोल्ड हम लोग चाय को कहते हैं ना, चाय को बोलते हैं ग्रीन गोल्ड। अगला है झूमिंग सर्वाधिक व्यवस्थ है, झूमिंग इज प्रैक्टिस मोस्टली इन, तो झूमिंग कल्टीवेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन हम लोग करते हैं असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या MP में।
तो आपने पढ़ा ही, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि झूमिंग कल्टीवेशन मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, असम हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, है ना। तो मोस्टली सभी में करते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आपको असम जाना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है झूम कल्टीवेशन इज प्रॉब्लम इन द हिली एरिया ऑफ, जो चलवासी कृषि है निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा? असम, बिहार उड़ीसा, उड़ीसा एमपी या महाराष्ट्र यूपी। प्रॉब्लम इन द हिली तो आपको इनमें से असम वाला एरिया है ना। झूम कल्टीवेशन इज प्रॉब्लम इन हिली एरिया ऑफ असम एंड बिहार। अगले क्वेश्चन में ये एरिया और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जैसे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी भारत या नॉर्थ ईस्ट करिए, और एमपी छत्तीसगढ़। देखो नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, वेस्टर्न घाट में कुमारी बोला जाता है। साउथ ईस्ट राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हम लोग वॉल्टर बोलते हैं, साउथ ईस्ट राजस्थान में क्या बोलते हैं? वॉल्टर बोलते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में धैया बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से नेम ऑफ द क्रॉप और नेम ऑफ डिसीज, अभी बताया था ना किस क्रॉप में कौन सी रोग होता है, ये आपको करना होगा, है ना। तो ये उनमें सही सवाल है। देखिए शुगर केन, पैडी, अरहर, पोटैटो। तो शुगर केन में कौन सी बीमारी लगती है? रेड रोट लगती है, रेड रोट लगती है। पैडी में खैरा रोग लग जाता है, धान में खैरा रोग लग जाता है। अरहर की बात करें, अरहर में उकठा या विल्ट रोग लग जाता है। और पोटैटो में लेट ब्लाइट या झुलसा रोग हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, पोटैटो में कौन सा लग जाता है? आलू में झुलसा, धान में खैरा, और आपका अरहर की बात करें तो इसमें विल्ट हो जाएगा, गन्ने में रेड रॉट। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ पे है भाई? जूट इंडस्ट्री इंडिया में मेनली कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? तो जूट इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगी वेस्ट बंगाल में ही दिखेगी। तभी देखा था भारत में जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो सब इधर ही आए थे ना, इसकी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल थी। मक्के की खेती की जा सकती है भाई। मेज क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड ड्यूरिंग, तो अभी बता चुका हूँ मेज क्रॉप हम लोग कब कल्टिवेट करते हैं? थ्रू आउट द ईयर ही कर सकते हैं ना, इसके लिए खारिफ रबी इन सब की ज़रूरत नहीं है। मक्के की खेती आप पूरे साल कर सकते हैं। देखो अभी भी हुई है ना, अभी मक्का हमारे गाँव में कटा ही है बस। ये मक्का क्या होगा ना, खाने में मज़ा इतना नहीं होता, दूध वाला इतना नहीं होगा, टाइट होता है थोड़ा। अब ये जो बारिश हो रही है, अब जो मक्का नया उगाया जाएगा है ना, उसमें मज़ा आएगी बढ़िया बारिश के टाइम खाने में, तो उगा सकते हो पूरे साल आप। चलो 440, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट? पैडी, सोयाबीन, मेज, वीट, है ना। ये भी कृषि पे बेस्ड ही सवाल अभी तक मोस्टली हम लोग कर रहे हैं। तो मेज जो है ये C4 प्लांट में आता है, और मेज के साथ साथ शुगर केन ये भी C4 में आ जाएगा, सोरघम है, मिलेट है ना, ये सब C4 में आते हैं। जो ऐसे फल मतलब ज़्यादा पत्तियों वाले होते हैं, उसके अंदर फल होते हैं ना। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं, तो शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 किसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है? शक्तिमान बताइए, तो ये है मेज की, है ना। शक्तिमान 1 2 किसकी है? मेज की है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन, तो करेवास फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर में होता है, तो वहीं पे केसर सबसे ज़्यादा उगता है। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होगी भाई? कश्मीर में होगी, करेवास फॉर्मेशन जहाँ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? क्रॉप साइकिल कौन सी बेस्ट है यूपी के लिए? पैडी मेज वीट, मेज पोटैटो मूंग, मेज तोरिया वीट या कॉटन वीट मूंग, है ना। कौन सा क्रॉपिंग साइकिल सबसे बेस्ट होगा? पूरा किसान बना देगा आपको ये। तो देखो धान लगाओ, है ना, पैडी लगाया मतलब फिर मक्का और फिर गेहूँ, है ना, ये सबसे अच्छा होता है वाटर कंजम्पशन के लिए। पैडी, मेज, वीट, ठीक है, धान, मक्का, गेहूँ। आम की बीज रहित प्रजाति है सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, जिसमें आम में बीज नहीं रहता है, ऐसा कौन सी वैरायटी है ये? तो ये होती है आपकी सिंधु आम। कौन सा आम? सिंधु आम में क्या नहीं होता है? मैंगो में सीड नहीं होते हैं। निम्न में से कौन आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित होती है ना। विच वैरायटी डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड मैंगो? दशहरी और मैंगो का क्रॉस कराने से बढ़िया कौन सा आम निकलेगा आपका? शानदार आम निकलेगा, आम्रपाली। कौन सा? आम्रपाली, ठीक है, आम्रपाली। ललित जिसकी उन्नत किस्म वह क्या है? ललित इज द डेवलप वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट? तो ललित किसकी वैरायटी है? गुआवा या अमरूद की है, गुआवा या अमरूद की। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? विच अमंग द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगो इज रेगुलर क्रॉप वैरायटी, है ना। कौन नियमित फसल की प्रजाति है आम में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चौसा, लंगड़ा, दशहरी, नन ऑफ द अबव। तो भाई ऐसी तो कोई नहीं है भाई, है ना, जो रेगुलर ही रहे तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, है ना।
आम का सीजन है क्योंकि रेगुलर क्रॉप वैरायटी कोई नहीं है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म, बेस्ट पोटैटो वैरायटी ऑफ प्रोसेसिंग पर्पस, कौन सी सबसे बेस्ट वैरायटी है? तो ये है आपकी कुफरी चिप्सोना 2। प्रसंस्करण के लिए आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं आज का अंतिम सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर मोस्टली ग्रोन अंडर सबसिस्टेंस फार्मिंग, कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा करते हैं? तो सबसिस्टेंस फार्मिंग है ना, कौन सी चीज़ें कहोगे आप निर्वाह कृषि के लिए? ऑप्शन पढ़ो, आराम से बता सकते हो आप इसको। तो सीरियल्स और राइस है ना, यही तो आपको खाना है। तंबाकू खाओगे क्या, चाय दिन भर खाओगे क्या? तो सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब निर्वाह अगर आपको जीवन का करना है तो सबसे मोटे अनाज और चावल आसानी से। ठीक है, तो मोस्टली आज का लेक्चर जो आपका डेडिकेटेड रहा है वो एग्रीकल्चर के टॉप प्रश्नों का रहा है। प्लीज़ इनको आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा, नोट करके रटना पड़ेगा, क्योंकि नए प्रश्न होंगे आपके लिए एग्रीकल्चर के। अगर आप इसको रट लेंगे तो कम से कम 4 से 5 सवाल एग्रीकल्चर के कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आगे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी प्रश्न करेंगे एग्रीकल्चर के करने के बाद। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।